हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेकर आ गया हूं और हम यहां पर डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए करेंट्स अफेयर। वैसे तो आपको हमेशा से करेंट्स अफेयर हमारे तरफ से मिलते रहे हैं, बट यहां पर जो हम करेंट्स अफेयर लेकर आए हैं वो बीपीएससी के क्वेश्चनायर फॉर्म में लेकर आए हैं। जिस तरीके से ऑप्शंस देकर बीपीएससी सवाल पूछती है उस फॉर्मेट में लाए हैं और इससे आप अपनी तैयारी को भी चेक कर पाएंगे कि आपने इन 25 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया। और मैं आपसे चाहूंगा कि जब आप 25 क्वेश्चंस देख लें तो अंत में कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 25 कितना स्कोर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और ये एक गवर्नमेंट स्कीम से है। प्रधानमंत्री गति शक्ति इनिशिएटिव जो है ये अनाउंस की गई किस रिगार्डिंग? फास्ट मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए या रेज करने के लिए ग्लोबल प्रॉफिट ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स या फिर प्रमोट करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी को? सोचिए। और वैसे जैसे बीपीएससी में आखिरी ऑप्शन होता है ऑप्शन ई, यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब आपको सोच विचार के सही जवाब देना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेजिंग ग्लोबल प्रॉफिट फॉर या ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स। और हमारे लिए काफी खास बात थी जब हम 75th इंडिपेंडेंस डे अपना मना रहे थे 15 अगस्त को, तब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह अनाउंस किया गया था पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। और 100 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है फॉर डेवलपिंग होलिस्टिक स्ट्रक्चर, यानी एक पूर्ण रूप से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर जो फोकस होगा ये क्या होगा, यहाँ पर हम समझ लें तो यही है मिला जुला के कि रेज करना है ग्लोबल प्रॉफिट ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही इट विल हेल्प मैन्युफैक्चरर्स टू कम्पीट विथ देयर काउंटर पार्ट्स क्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर जो कुछ हो सके, जिस तरीके के इकोनॉमिक जोन्स डेवलप करने पड़े, जो कुछ रिक्वायरमेंट है ताकि हम अपना एक जो बढ़त बना सके ग्लोबल ट्रेड में, वो सब कुछ किया जाएगा। और ये पॉसिबिलिटीज ढूंढेगा, नए पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा इकोनॉमिक जोन्स के। ओके। और जैसे आप इकोनॉमिक जोन में जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जिनको शॉर्ट में SEZ कहते हैं। तो इस तरीके के स्टैटिक सेक्शन को भी थोड़ा जानते रहिए जब बात डायनेमिक सेक्शन की आती है। तो यहाँ पर आप सेज के बारे में जानते हैं कि एक जियोग्राफिकल रीजन होता है, ये खास तरीके का एक जियोग्राफिकल क्षेत्र होता है जहाँ की इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं वो काफी लिबरल होते हैं और जो पूरे देश में प्रिवेलेंट लॉज होते हैं उससे वो काफी कह लें कि उसको लिबरेट किया हुआ रहता है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया जाता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को मौका दिया जाता है कि आप आइए यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में नौकरी क्रिएट होगी, ये सब कुछ यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन हाल के किसी पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने देखा था, मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा या आसाम में, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, बट वहां पर पूछा गया था कि एशिया का पहला सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस तरीके से कहां शुरू किया गया था? तो वो इंडिया के कांडला गुजरात में शुरू किया गया था 1965 में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आपसे फिर पूछ लिए जाए। और गवर्नमेंट स्टार्ट की एस्टेब्लिश करना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ कब? तो 2000 में। और किस कह लें कि पॉलिसी के अंतर्गत? तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत ये सब कुछ शुरुआत किया गया था ताकि रीएड्रेस किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस को। और यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए एक्ट जो है, एक्ट बन गया सेज एक्ट जिसको कहते हैं शॉर्ट में, ये पास किया गया 2005 में। और सेज रूल जो है वो फोर्स में आ गए 2006 सन में। तो कई बार जो इंपॉर्टेंट ईयर्स वगैरह होते हैं पूछे जाते हैं। और एक करंट के लिए अभी के लिए आप जानिए कि हमारे पास 379 या मोटे तौर पर 350 से अधिक सेज हैं जो कि नोटिफाई किए गए हैं इंडिया में, और इसमें से 265 जो हैं वो ऑपरेशनल है। तो इस तरीके के फिगर्स वगैरह आपको याद रहने चाहिए। अब एक ये भी सवाल हो सकता है कि कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पर सबसे अधिक ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं? अगर 5 राज्यों के नाम बताने हो तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आप एक खास बात देखेंगे कि ये सारे के सारे स्टेट्स जो हैं वो कोस्टल स्टेट्स हैं।
तो क्या सेज वगैरह का डेवलपमेंट बिहार में करना मुश्किल है? अगर हाँ तो क्यों? इसका आंसर भी आपको ढूंढना होगा। ये सारा जो है ना काम आएगा आपके मेंस में और इंटरव्यू के टाइम में। अब चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पर, और कहा गया है कि एक गैस पाइपलाइन जो है ना, इसका इनॉग्रेशन किया गया हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कनेक्ट करेगा कोची को किसी एक दूसरे जगह से, और इसमें गैस का फ्लो होगा, गैस के लिए पाइपलाइन बनाया गया। तो किन दो शहरों को जोड़ा गया है? कोची को किस शहर से जोड़ा जा रहा है गैस पाइपलाइन से? मंगलुरु या मुंबई या हैदराबाद या अमरावती? ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहां पर 450 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाई गई और ये कनेक्ट करेगी कोची को मैंगलोर से, यानी कर्नाटका के मैंगलोर से। और चलिए जरा विशेष जानकारी इससे हमें होना चाहिए। तो एक मैप देख लीजिए। इस मैप को देखने से आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे केरला में कोची है, यहाँ पे मैंगलोर है, यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केरल, और केरल के जस्ट नॉर्थ में यहाँ पर मैंगलोर है, और बीच में ये जो शहर पड़ रहे हैं यहाँ पे कन्नूर है और यहाँ मामलापुरम वगैरह है। तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको। 444 किलोमीटर की ये स्ट्रेच है, और इसी में से एक डाइवर्सन जो है वो आगे चल के बेंगलोर को जाएगा। बट अभी के लिए ये मैंगलोर कोची न्यूज में रहा है, और इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखेंगे। ये जो स्कीम है, ये जो पाइपलाइन जो डेवलप किया गया है, तो जो हमारी एक स्कीम चल रही है वन नेशन वन गैस ग्रिड, उसी के अंतर्गत ये फैसिलिटेट किया जा रहा है। और नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है ये डबल कर दिया जाएगा 5-6 आने वाले वर्षों में, और सीएनजी स्टेशन जो हैं ये भी बढ़ाए जाएंगे और इनकी संख्या 10,000 तक हो जाएगी। अभी के लिए 1500 सीएनजी के स्टेशन हैं, यानी जितना ज्यादा हो सके हम क्लीन एनर्जी के तरफ फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ये जो नई पाइपलाइन बनाई गई कोची मैंगलुरु के बीच में, तो ये एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मामलापुरम, कोझिकोड, कन्नूर, इन जगहों से होते हुए जाएगी। अब आपके लिए एक और काम की बात, यहाँ पर अभी हमने पलक्कड़ का बात किया। अगर जियोग्राफी को हम पढ़ते हैं तो वहां पर कई बार पाल घाट का नाम आता है, साइलेंट वैली का नाम आता है, तो यही वो पलक्कड़ गैप है, पाल वैली, जिसको पाल घाट भी कहते हैं। ठीक। और ये अगर ये पूछ लिया जाए कि ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, किस कंपनी के द्वारा, तो गेल के द्वारा, गेल लिमिटेड याद रखेंगे। और यहाँ पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी जो है रीगैसिफाइड टर्मिनल से भेजा जाएगा कोची से। और ये जो पाइपलाइन है ये इको फ्रेंडली एलएनजी प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस पीएनजी जो है उसको सप्लाई देने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और यहाँ पर ये न्यूज है, आप कई बार देखे होंगे, सोशल मीडिया यूज करते हैं, वहां पर भी आपको देखने को मिला होगा कि अब हम ना बर्थ एनिवर्सरी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो नेताजी का जन्म दिवस कितने तारीख को है? 12 जनवरी, 23 जनवरी, मार्च 23 या फिर फरवरी 17? सोच के आपको बताना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है वो है 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। अब मंत्रालय पूछा जा सकता है कि अनाउंसमेंट जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, या कौन सा मंत्रालय है जो इस तरीके के दिन निर्धारित करता है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारी आप बातें जानते हैं, और उसमें आजाद हिंद फौज जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से उनके 2 सेशंस रहे हैं कांग्रेस के, जहां पर वो प्रेसिडेंट रहे हैं। क्या आप उन सेशंस का नाम बता सकते हैं? और ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस तरीके से जो हमारा आदान प्रदान होता है तो हमें लगता है कि हम कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। बहुत जरूरी होता है इस तरीके से कन्वर्सेशन करना आपस में। और 125 वर्ष जयंती पर यह डिसीजन लिया गया। साथ ही साथ जब नेताजी का बात आए तो यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक आपको याद रखना होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। और इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो भी पर्सनालिटी न्यूज में रहे किसी भी वजह से, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किया जाता है। कई बार जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या जो मतलब फॉर्मर मिनिस्टर्स वगैरह रहे हैं, या अगर कोई सीट पर है मिनिस्टर और उनके कार्यकाल में ही उनके ऑफिस में उनकी डेथ हो जाती है, तो बीपीएससी उन लोगों पर भी सवाल पूछना पसंद करता है, खासकर अगर वो बिहार से इत्तेफाक रखते हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर जब 66 का प्रीलिम्स हुआ था, उस समय रामविलास पासवान जी के बारे में सवाल पूछे गए थे।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। सफारी आप जानते हैं कि जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह को घूमते हैं तो उसको एक घूमने का एक नया तरीका लिया गया है। वो ऐसा ये तरीका हॉट एयर बैलून से पहले से रहा है अफ्रीका वगैरह में। इंडिया में ये इस तरीके का पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। तो ये किस टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व या पन्ना टाइगर रिजर्व या कान्हा टाइगर रिजर्व? सोचिए, डिसाइड करिए और फिर सही जवाब कंक्लूड करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म के ट्विटर हैंडल को मैं दिखाता हूं और यहाँ बताया गया कि विजिट बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड एंजॉय अ हॉट एयर बलून सफारी दैट टेक्स ऑफ फ्रॉम द बफर जोन। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी हैं जो आप देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक करके और इसको छोड़ देने का इरादा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस तरीके का सर्विस जो है पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस करने वाली है। ठीक है, और ये भी आप जान गए कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट जो है पहले अफ्रीका में हुआ है, काफी सक्सेसफुल रहा है और एक नया आयाम है, नया डायमेंशन है टूरिज्म को प्रमोट करने का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। Which state has been awarded Digital India Award 2020 in Pandemic category? डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है कई सारी कैटेगरीज में दिया जाता है, बट यहाँ पर पेंडेमिक कैटेगरी में आपसे सवाल पूछा गया है। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। अब ये इंपॉर्टेंट है जानना कि बिहार को ये अवार्ड दिया गया तो क्यों दिया गया, बिहार के किस रोल के लिए, किस काम के लिए, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, पैंडेमिक के दौरान बिहार सरकार की एक स्कीम थी, बिहार सहायता मोबाइल ऐप, और जो भी बिहारी व्यक्ति थे जो बिहार से बाहर किसी अन्य स्टेट में फंस गए थे, तो वहां पर अगर वो अपना लोकेशन रियल टाइम में फोटो क्लिक करके और एक फॉर्म भर के बिहार सहायता मोबाइल ऐप पर भेज रहे थे, तो उनके अकाउंट में 1000 रुपया क्रेडिट किया जा रहा था, ताकि वो क्राइसिस के दौर में वो फंसे ना रहे, इसके लिए। और इस तरीके से 21 लाख स्ट्रैंडेड वर्कर्स को, ये जो कि बिहार के बाहर फंसे हुए थे, उनके खाते में 1000 रुपया क्रेडिट किया गया। ये अपने आप में काबिले तारीफ मूव थी गवर्नमेंट की। और इसको देखते हुए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में पेंडेमिक कैटेगरी में बिहार को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये एक स्टेट स्पेसिफिक न्यूज भी हो गया। बीपीएससी में बिहार स्पेसिफिक सवाल तो आते ही हैं, तो ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आपसे पूछा गया है, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। इस तरीके के क्वेश्चंस स्पोर्ट्स से, फिल्म से पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस है छपाक, लक्ष्मी, गिल्टी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तान्हाजी। इस क्वेश्चन से आपको यही समझना है कि इस तरीके के जो भी अवार्ड फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, या ज्ञानपीठ अवार्ड वगैरह हो गया, या कोई भी और सम्मान मिलता है, तो ये सब कुछ आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। नोबेल प्राइज वगैरह जो है वो सब कुछ एकदम अच्छे से देख के जाएंगे। जैसे इसी में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 जो थे, इसमें बेस्ट एक्टर में फीमेल कैटेगरी में दीपिका पादुकोण को अवार्ड मिला छपाक मूवी के लिए। इसी तरीके से बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो कियारा आडवाणी को मिला गिल्टी मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा मूवी के लिए, एंड सो ऑन। यहाँ पर मूवी तो हमने देख ही लिया तानाजी, और भी पूरी की पूरी सूची है। जैसे कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो अनुराग बासु को मिला था लूडो मूवी के लिए। तो ऐसे सवाल के लिए आपको तैयार रहना है। एक आइडिया आपको मिला कि कहां कहां आपको किन किन चीजों को टच करना है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर कंजर्विंग ओवर 210 स्पीसीज ऑफ ट्रीज फाउंड इन द शिवालिक रेंज ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पर शिवालिक आर्बोरेटम, ये बायोलॉजिकल गार्डन जो है, इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये किस राज्य में किया गया? हम ऑब्वियसली समझ पा रहे हैं कि वही राज्य होगा जहां पर शिवालिक पड़ता हो। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, या ऑप्शन ई भी ऐड कर लीजिए कि इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड।
उत्तराखंड का नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और नैनीताल में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यहाँ पर शिवालिक आर्बोरेटम जो है ये डेवलप किया गया है, ताकि यहाँ पर बहुत सारे जो स्पीसीज हैं जो कि केवल शिवालिक में मिलते हैं उनको बचाया जा सके। ये अपने आप में एक बढ़िया मूव है और बाकी के स्टेट्स को भी इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। और इसका मकसद है कि वो नेचर के बारे में एजुकेशन करे, एजुकेशन को इम्पार्ट करे, लोगों को एडुकेट करे, किस तरीके के ये प्लांट्स हैं, स्पीसीज हैं, इनको कैसे कंजर्व करना है, इनका रहना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये सब कुछ वहां पर इम्पार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, और ये गांधी पीस प्राइज वर्ष 2020 के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये किससे ये कन्फर किया गया। ऑप्शन है इस तरीके से, सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद, या फिर बंगबंधु यानी बंगाल के बंधु, ये बात हो रही है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के जो फादर हैं, फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान, या फिर एकल अभियान ट्रस्ट को, या योहोई शाशाकावा, या ऑप्शन ही है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, और 2020 के लिए यह अवार्ड जो है वो दिया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और ये आपके सामने पीआईबी का कटआउट भी है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि गांधी पीस प्राइज फॉर 2020 इज बीइंग कन्फर्ड ऑन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अब गांधी पीस प्राइज के बारे में विशेष जानकारी जो है वो आप समझ रहे हैं कि ये किस मार्फत दिया जाएगा, कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ बहुत अच्छा काम किया है ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, और वहां पर जो गांधी के आइडियाज हैं अगर प्रमोट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ये अवार्ड देती है। यहाँ पर ये अवार्ड किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और सेक्स। अब यहाँ पर बाकी जो भी व्यक्ति हैं इस लिस्ट में, इनके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर इन्होंने पाया है इस अवार्ड को तो कब पाया है। जैसे कि 2016 में सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्रा फाउंडेशन को ये दिया गया था, 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को, 2018 में दिया गया था योहोई शाशाकावा, इसी तरीके से 2019 में दिया गया था सईद अल सईद ओमान के लीडर को, और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंट एंड अदर गांधीयन मेथड्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और ये एक बढ़िया सवाल है साइंस एंड टेक सेक्शन से, करेंट अफेयर बेस्ड साइंस एंड टेक। इन ऑर्डर टू मॉनिटर आर्कटिक्स क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, अ सैटेलाइट जिसका नाम है आर्टिका एम, ये आर्कटिक से नाम लिया गया है, आर्टिका एम जो है ये लॉन्च किया गया है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? इसरो, नासा, रोसकोसमोस, जाक्सा, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। चलिए आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देख लीजिए। यहां पर आप पढ़ पा रहे हैं कि रशिया लॉन्च सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक। ये वही न्यूज है जिसकी हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर बताया गया है कि आर्टिका एम जो सैटेलाइट है ये लॉन्च किया गया है ताकि मॉनिटर किया जा सके क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को आर्कटिक में। ठीक है, और ये काजाकिस्तान से लॉन्च हुआ था। ये ऐसे सवाल जो है कई बार पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक सेक्शन में। तो इसरो के जो भी डेवलपमेंट्स हैं, या वर्ल्ड स्तर पर नासा, जो रशियन स्पेस एजेंसी, जापान की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना की स्पेस एजेंसी जो कुछ की है, एक अंत में एग्जाम देने से पहले फाइनल कंपाइलेशन आप जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैत्री सेतु। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, पुल। ये कनेक्ट करता है इंडिया को किस कंट्री से? नेपाल, भूटान, चाइना या बांग्लादेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ त्रिपुरा है, और ये पूरा बांग्लादेश का रीजन है। इस जगह को जूम करके बताया गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक नदी बह रही है। इस नदी का नाम है फेनी नदी, और इसके एक साइड में यानी नॉर्दर्न साइड में इंडिया का त्रिपुरा है, और साउदर्न साइड में बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा के सबरूम शहर को ये कनेक्ट कर रहा है बांग्लादेश के रामगढ़ से, और ये मैत्री सेतु जो है इसका अभी इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके जो भी हमारे टाइज हैं बांग्लादेश के साथ, और भी ये मजबूत होए इसके लिए। और फेनी नदी जो है काफी न्यूज में रहता है, और फेनी नदी क्या है कि अपने रास्ते को बदलने के लिए जानी जाती है, और कई बार इसके वजह से पहले टेंशंस भी हो चुके हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में।
जब यहाँ पर सबरूम शहर का मैंने जिक्र कर ही दिया है तो ये भी आप जान लीजिए कि हाल में जो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पैक्ट्स हुए हैं, इसमें यह भी बात रखी गई कि ये वाटर स्केर्स जो सिटी है, यहाँ पर पानी की कमी रहती है सबरूम में, तो इसको पानी सप्लाई जो है ये फेनी नदी से किया जाएगा और इसमें भारत का मदद करेगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 11, 30वीं बिहारी पुरस्कार फॉर 2020 किसको अवार्ड किया गया? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बिहार स्टेट के नाम पर नहीं है, बल्कि जो लेखक हैं बिहारी उनके नाम पर यह अवार्ड कन्फर किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है और इस बार का यह अवार्ड जो है न्यू दिल्ली में ही दिया गया। और 30वीं जो बिहारी पुरस्कार है, आपके सामने ऑप्शंस रहे, मोहन कृष्ण बोहरा, अमिताभ कुमार, सिद्धार्थ चौधरी, आचार्य सारंगधार। ऑप्शन ही है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये कन्फर्म किया गया मोहन कृष्ण बोहरा जी को। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ जाना चाहिए कि ये किसके लिए दिया गया, किस रचना के लिए दिया गया? तो रचना है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। ठीक है, 30वीं बिहारी पुरस्कार तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, मोहन कृष्ण बोहरा। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, न्यू दिल्ली, पब्लिश हुई थी बुक वर्ष 2016। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया की क्या रैंकिंग रही ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में? 114, 140, 156, 76 या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जरा दुखद था कि इंडिया 28 अंक जो है पौधान जो है वो स्लिप कर गया और इंडिया पहुंच गया 140वें पोजीशन पर 156 इकोनॉमीज में। और ये हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 की। अगर बात 2020 की जाए तो 112वां रैंक था इंडिया का आउट ऑफ 153 कंट्रीज। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, 140वें स्थान पर है। और यहाँ पर आपके मन में सवाल आया होगा कि टॉप कौन है? तो आइसलैंड जो है वो टॉप पर रहा, यानी मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री कहलाएगा और ये 12वीं बार इस टॉप पोजीशन पर रहा है। अफगानिस्तान जो है वो वर्स्ट पोजीशन पर रहा है और अब तो उसकी सिचुएशन जो है और दयनीय हो गई है इन चीजों में, जैसा तालिबान के आने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया इमर्ज हुआ है एज 3rd वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन साउथ एशिया। बांग्लादेश जो है यहाँ पर मतलब बेस्ट परफॉर्मर रहा साउथ एशिया की अगर बात करें। अगर भारत के पड़ोसी देशों में बात कर लें तो बांग्लादेश का रैंक 65 रहा, 65th, नेपाल 106वें स्थान पर, पाकिस्तान 153वें स्थान पर, अफगानिस्तान 156वें स्थान पर 156, भूटान 130 रैंक पर रहा और श्रीलंका 116, 116। साउथ एशिया में केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है जो कि इंडिया के नीचे रहे। क्वेश्चन नंबर 13, Who among the following has not been selected for Wisden Almanacs 2021 edition? हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन यहाँ थोड़ी ऑड हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से वो कौन से प्लेयर हैं जो कि नहीं सिलेक्ट हुए हैं विस्डेन एल्मेनक्स 2021 एडिशन के लिए। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वेथ मुने, ऑप्शन डी है किरोन पोलार्ड या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अगर आप ये जान जाएं कि कौन से व्यक्ति हैं जो सेलेक्ट हुए हैं तो आप यहां पर ये भी जान जाएंगे कि कौन से व्यक्ति हैं जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ के सारे जो भी नाम दिए गए हैं वो सभी लोग सेलेक्ट हुए हैं। और देखिए ये अवार्ड जो दिया जा रहा है, ये कह लें कि जो यहाँ पर सिलेक्शंस हुए हैं उसके पीछे का मकसद है कि जो 50वीं जो 50th एनिवर्सरी मनाई गई, फर्स्ट जो वनडे इंटरनेशनल खेला गया था, तो 5 ओडीआई क्रिकेटर्स जो हैं इनको सिलेक्ट किया गया हर एक दशक से, यानी जो 50 वर्ष हुए तो हर 10-10 वर्ष में एक पर्सन को चुना गया है दुनिया से और फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है 2021 के एडिशन के लिए, यानी 1971 से लेके 2011 तक के लिए। और 2010 के बाद वाले दशक के लिए विराट कोहली चुने गए हैं, सचिन तेंदुलकर 1990s के लिए, कपिल देव 1980s के लिए, इंग्लैंड के ऑलराउंडर जो है बेन स्ट्रोक हैं और इनको चूज किया गया लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के तौर पर। ऑस्ट्रेलिया के बेथ मुरे जो है ये लीडिंग विमेंस
क्रिकेटर हैं इन द वर्ल्ड, और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है पोलार्ड, इनको लीडिंग T20 क्रिकेटर के तौर पर इन द वर्ल्ड। तो आप समझ गए, सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी हेरिटेज साइट्स हैव बीन एडेड टू इंडियाज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट? यानी ये आगे चल के वो लिस्ट में शामिल हो ही जाते हैं, तो टेंटेटिव लिस्ट में जो शामिल हो गया यही बड़ी न्यूज हो जाती है। और अब हमारे पास टोटल 48 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए। ये 3 कैटेगरी में हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो या मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल है, और एक मिक्स्ड कैटेगरी होता है यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो, यानी कि जिसमें कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी हो और कुछ मैन मेड एलिमेंट्स भी हो। जैसे कि कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं, और वो नेचुरल लैंडस्केप है, वो मिक्स्ड हेरिटेज है हमारे लिए, इंडिया के लिए। और ये लिस्ट अभी अनाउंस किया गया था। टोटल इंडिया से नए 6 एडिशन रहे हैं, तो इनके नाम जान लेने बहुत जरूरी है। बनारस का गंगा घाट ऐड किया गया, गंगा घाट बनारस का। इसी तरीके से जो टेम्पल है कांचीपुरम का तमिलनाडु से, उसको शामिल किया गया। जो मध्य प्रदेश का सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो शामिल किया गया। महाराष्ट्र का मिलिट्री आर्किटेक्चर शामिल किया गया। जो हैर बंगाल मेगालिथिक साइट है वो शामिल किया गया, और नर्मदा वैली मध्य प्रदेश वहां का जो भेड़ा घाट है उसको शामिल किया गया। तो ये टोटल 6 साइट्स हैं जो शामिल किए गए। तो आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और अब के लिए हमारे पास टोटल 48 साइट्स हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, हिट कोविड ऐप, ये एक किसी स्टेट का ऐप है जो लॉन्च किया गया था टू इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो ये किस स्टेट का प्रोग्राम था? हिट का मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकर। ये किस स्टेट के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था बिहार के द्वारा। क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर दिया है, ताकि बिहार से रिलेटेड जो भी यहाँ पर पोर्टल्स बनाए गए हैं, वेब कह लें कि एप्स बनाए गए हैं, तो इनके बारे में आपको एक बेटर आइडिया रहना चाहिए, ये आप समझेंगे। ओके, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी क्वारंटाइन में लोग हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। होम आइसोलेशन ट्रैक्स इसको कहते ही हैं, और चीफ मिनिस्टर का कहना था कि ये ऐप जो है ये हेल्प कर रहा है लोगों को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी मदद मिल रही है कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकें जो आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22। ये रैंकिंग जब आती है तो सुर्खियां बटोरती है, और यहाँ पर यही बात होती है कि दुनिया में कौन सा यूनिवर्सिटी है जो टॉप स्थान पर रहा, वो इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी है जो इस लिस्ट में इंडिया से सबसे अच्छे पोजीशन में रहा। और यहाँ पर आपको यही बताना है कि हाईएस्ट रैंक जो है इंडिया के किस यूनिवर्सिटी को मिला। IIM अहमदाबाद, या IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, या IIT मद्रास, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो यहाँ पर टॉप पर रहा इंडिया के तरफ से IIM अहमदाबाद, और इसकी ओवरऑल यानी ग्लोबल रैंकिंग जो है वो 415 रही। IISc बेंगलोर, इसकी जो रैंकिंग है वो रही 459 यानी 459वें स्थान पर रहा। जो ये टाटा इंस्टीट्यूट है इसकी रैंकिंग 543 थी। IIT मद्रास की रैंकिंग थी 557 और बाकी IIT बॉम्बे 567 पोजीशन पर था। IIT कानपुर जो है 818 रैंक पर था। पंजाब यूनिवर्सिटी 709 रैंक पर था। और इंडिया से कह सकते हैं कि टोटल 68 इंस्टीट्यूट्स जो हैं जो कि टॉप 2000 जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया भर में उसमें अपना नाम शामिल करा सके, बट ये एक बढ़िया फिगर नहीं है, वो आप समझ रहे हैं। तो 2000 टोटल यूनिवर्सिटीज की यहाँ पर लिस्ट निकाली गई है। ये भी संख्या आपसे पूछा जा सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप किया है इस रैंकिंग में। इसके सेकंड नंबर पर आया मासाचुसेट MIT जो है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा, इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इस तरीके से ये रैंकिंग चलती है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि क्या थीम रहा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं। उसका थीम पूछा जा रहा है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, या फिर टाइम फॉर नेचर, या बीट एयर पॉल्यूशन, या कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। चलते हैं जरा इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो ये जो थीम रहा 2021 के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो रहा री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। ठीक है, और ये जो ईयर है ये मार्क कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और पाकिस्तान जो है ये ग्लोबल होस्ट रहा फॉर द डे टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन दिस ईयर। तो ये हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान ये रहा। इससे भी सवाल बन सकता है इस बार का होस्ट कौन रहा, कई बार ये इस तरीके से सवाल आते हैं। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हम हर वर्ष 5 जून को ग्लोबली ये एक इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसे मनाते हैं। और ये जो डे है ये हमें जागरूकता फैलाने में मदद करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है कितना इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को। और ये हम आज से नहीं, 1974 में ये पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और उसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ, क्योंकि हमारे पास एक ही अर्थ है और इसका कोई सेकंड कॉपी, फर्स्ट कॉपी नहीं है कि हम कहीं और जा सकते हैं, यही हमारा सब कुछ है। 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये हेल्ड की गई थी ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट विच बिगैन फ्रॉम 5th to 16th जून, और उसी दिन को मेमोरेबल बनाया गया। और फिर आगे चल के जो 1992 है 5 जून को अर्थ समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, धरती शिखर सम्मेलन रियो दे जेनेरियो शहर में। पूरी कहानी याद आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 18, वो कौन सा स्टेट है जो टॉप पोजीशन पर रहा अमॉन्ग ऑल स्टेट्स एज पर स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020? पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्टेट की कैटेगरी में टॉप पोजीशन पर रहा उत्तर प्रदेश। बाकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिटी में कौन टॉप पर रहा, तो मध्य प्रदेश का इंदौर और साथ ही साथ गुजरात का सूरत, ये दोनों शहर एक साथ टॉप पोजीशन पर रहे हैं। और स्टेट की कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पर रहा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर रहा। ये जब रैंकिंग आती है तो इस पर कई तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। और ये जो स्मार्ट सिटीज अवार्ड है ये बहुत सारे जो थीम्स हैं, जो सोशल एस्पेक्ट का, गवर्नेंस का, कल्चर, अर्बन इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, इकोनॉमी, बिल्ट इन्वायरमेंट, वाटर, अर्बन मोबिलिटी, इन सारी चीजों को एक साथ मन इंटीग्रेट करके देखने में मदद करता है। और सेंटर की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो टोटल था जो प्रपोज प्रोजेक्ट्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, तो 5924 प्रोजेक्ट्स, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर से कहीं बढ़ के 115% ये प्रोजेक्ट्स पूरे हुए। अब यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा बस एक बार को देख लेंगे। जैसे सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी में तिरुपति अच्छे पोजीशन पर रहा, गवर्नेंस में वडोदरा रहा, कल्चर के हिसाब से इंदौर, अर्बन इन्वायरमेंट में भोपाल, सैनिटेशन में तिरुपति, इकोनॉमी में इंदौर रहा, बिल्ट इन इन्वायरमेंट में इंदौर रहा, वाटर के लिए देहरादून, अर्बन मोबिलिटी में औरंगाबाद, और इनोवेशन या कह ले इनोवेटिव आइडियाज के लिए इंदौर ही, और कोविड इनोवेशन अवार्ड मिला कल्याण शहर को। तो ये आप थोड़ा सा इस तरीके से एक रफ आइडिया रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं और यहां पर बात की जा रही है TIWB यानी टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है भारत का किस देश के साथ? श्रीलंका, ओमान, भूटान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो नाम पढ़ के ही आप समझ जा रहे हैं कि इसका एस्पेक्ट क्या रहा होगा। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर ये लॉन्च किया गया है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है किसी खास देश में, और वहां इंडिया मदद कर रहा है। और इसका फोकस है इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या आप बता पाएंगे कौन सा देश? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, भूटान। और TIWB यानी कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम जो है, इसका मकसद है कि स्ट्रेंथन करेगा जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस है अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज बाय ट्रांसफरिंग टेक्निकल नो हाउ और स्किल टू देयर टैक्स ऑडिटर्स, और किस तरीके से ज्यादा बढ़िया टैक्स का ऑडिटिंग किया जा सके, टैक्स इवेजन को कैसे रोका जा सके, अवॉइडेंस जो कर रहे हैं उनका कैसे पता लगाया जा सके। और ये जो प्रोग्राम है ये बढ़िया कह लें कि एक नया एक माइलस्टोन स्थापित हुआ इंडिया भूटान के रिलेशनशिप में, और ये 24 महीने तक के ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है, ये किस स्टेट का है? ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अब ऐसा नहीं है कि बिहार कोई ऑप्शन में दिखे तो उसका सही जवाब बिहार ही होता है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, जैसे पूछा गया था किसी खास बीपीएससी में, आई थिंक 63rd में पूछा गया था कि किस राज्य में सबसे अधिक बेगर्स यानी भिक्षा मांगने वाले लोग रहते हैं, और उसमें ऑप्शन में बिहार था। लोगों को लगा कि ठीक है बिहार स्टेट ऑप्शन में लगा दो, हालांकि उसका करेक्ट आंसर जो था वो वेस्ट बंगाल था। तो इसलिए मेरा कहना था कि ऐसा नहीं है कि हर आंसर बिहार से ही रिलेटेड हो अगर बिहार में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बिहार का स्कीम है और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि उद्यमी के लिए है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। और यहाँ पर इस योजना के तहत जो 10 लाख लोन में लिए मिलेंगे उसमें केवल 5 लाख रुपए जो है वो चुकाने होंगे। महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा और अन्य के लिए 1% ब्याज होगा। लोन चुकाने के लिए 7 वर्ष का टाइम है। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए। और यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अपने अगल बगल के लोगों को भी बता सकते हैं इसके बारे में। और योजना में जो राशि दी जानी है वो 2 टर्म में दी जाएगी, ये भी एक काम की बात है, आप जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच स्कीम गिवन बिलो, जो स्कीम दिए गए हैं, अ प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेन यूथ्स मैटर, यानी कि यूथ को ट्रेन करने के लिए इसमें से कौन सी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है भारत सरकार के द्वारा? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इंस्पायर प्रोग्राम, नेशनल स्कीम सोशल असिस्टेंस या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ये बहुत आसान सवाल है, कोई करेंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको बस ये जाहिर करने के लिए कि ठीक है थोड़ा दिमाग खोल के रखें, कुछ पुराने सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए भी आपको एकदम तैयार रहना है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2019 29 नवंबर की ये स्कीम है, पीआईबी का, ये आप डाइजेस्ट देख सकते हैं। हाँ, मंत्रालय है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 22 कि ये कौन सा मंत्रालय है भारत सरकार का जो कि कैरी आउट कर रहा है स्पेशल साइंटिफिक स्कीम्स जैसे कि किरण आईपीआर और विज्ञान ज्योति महिलाओं के लिए या वीमेन साइंटिस्ट के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप ये पीआईबी का कटआउट देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च वीमेन हेल्पलाइन फॉर एसटी स्कीम, इसी में आगे बताया गया है। ये सब कुछ हो रहा है इंटरनेशनल वीमेंस डे को, 8 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल वीमेंस डे, और यहाँ पर ये किरण आईपीआर स्कीम के बारे में भी बताया गया है। तो वीमेंस डे जो है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वर्ष के महिला दिवस का थीम क्या था? क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। The Prime Minister of India kick started the largest vaccination drive in Indian history against COVID-19 वायरस। ये कितने तारीख को स्टार्ट किया गया? ताकि ये काफी हिस्टोरिक चीजें हैं, काफी हिस्टोरिक है, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी में। आप कह रहे होंगे कि ये थोड़ा अजीब देखने में लग रहा है, अजीब साउंड कर रहा है, बट ऐसे डेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसका सही जवाब है कि 16 जनवरी 2021 को ये स्टार्ट हुआ था। ये देख लीजिए पीआईबी की समरी, और ये पोस्ट किया गया है 16 जनवरी को। पीएम लॉन्चेज पैन इंडिया रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। ठीक है, यह आत्मनिर्भरता का एक बढ़िया एग्जाम्पल था, मिसाल साबित किया हमने वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने। क्वेश्चन नंबर 24, जो दुनिया का बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वॉल्यूम के हिसाब से, वो कौन है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कोडैक्जेनिक्स, स्पाई बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या नोवावैक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देखिए क्लिपिंग, साइरस पूना वाले ग्रुप का ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। काफी न्यूज में रहे ये कोविड-19 के दौरान, इस समय जो वैक्सीन डेवलप किया जा रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है बाय वॉल्यूम। मोर देन 1.3 बिलियन डोजेज जो है ये तैयार किए गए, और इसमें पोलियो वैक्सीन भी इंक्लूडेड हैं।
और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी हैज बीन कन्फर्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। यानी कि हम यहाँ उत्तर पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2020 के लिए सबसे साफ सुथरा शहर किसे चूज किया गया? शिवसागर, जोरहाट, तेजपुर, लखीमपुर या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जोरहाट, असम का जोरहाट। जोरहाट को आप जानते हैं, जब आप पढ़ते हैं राइनो के बारे में, जब आप देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, नेशनल पार्क्स को, तो वहां आसाम के जोरहाट को आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इस तरीके से करेंट्स अफेयर की कैटेगरी में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को देखा डिटेल्ड वे में, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहाँ पर इस टॉपिक में, इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कितने स्कोर आए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और जो मेरे द्वारा बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका भी जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ